हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय के रसायन शास्त्र से संबंधित जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी से संबंधित कुल 50 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे जो आपके क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों उपयोगी सिद्ध होंगी। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो को लास्ट एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपके विज्ञान विषय के रसायन शास्त्र से संबंधित जो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें कुल जितने सारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें दोस्तों आपका कोई भी दोस्तों डाउट नहीं रहेगा। मैं यकीन के साथ दोस्तों आप लोग को कहता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन है अगर आप दोस्तों उसे रिमेंबर कर लेते हैं तो इसमें से दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर लड़ जाएगा अगर वो एग्जाम में पूछता है तो आपके पहले चैप्टर से। इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो में बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं उनका बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आप रिमेंबर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको दोस्तों लेकर चलता हूं आपके रसायन शास्त्र के पहले चैप्टर के पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आपके फरवरी माह में होने वाला जो आपका परीक्षा है विज्ञान विषय का, उसके रसायन शास्त्र से संबंधित आपका जो पहला चैप्टर है उसका पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग ऑप्शन को देकर सही सिलेक्ट कीजिएगा कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि अ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, ठीक है। अ का मतलब होता है नहीं और व का मतलब होता है दोस्तों ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोग समझ कर रखिएगा। और कारक का मतलब होता है कि जो दोस्तों देने वाला होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो हम लोग कारक बोलते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन। तो इसमें से दोस्तों देखिए कि कौन दोस्तों आपको ऑक्सीजन दे सकता है। जो दोस्तों आपको ऑक्सीजन देगा वो आपका होगा ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीजन नहीं देगा वो दोस्तों होगा आपका अवकारक। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो ये है हाइड्रोजन, जिसके पास बिल्कुल भी दोस्तों ऑक्सीजन हाईवे नहीं किया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये तत्व रूप में है, यानी कि इसके साथ दोस्तों बिल्कुल भी अपने यौगिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल भी दोस्तों आपका राइट नहीं होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन दे सकता है। तो इसलिए दोस्तों बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में है। यहाँ पर केवल ऑक्सीजन है जो कि दोस्तों एक प्रकार का तत्व है, यौगिक नहीं है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में देखने से दोस्तों हमको ये पता चलता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रकार का दोस्तों यौगिक है जिसके पास ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं है। और जब दोस्तों इसके पास ऑक्सीजन गैस उपस्थित है ही नहीं तो ये ऑक्सीजन गैस देगा कहाँ से, जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा तब तो देगा ना। तो जब दोस्तों ये नहीं देगा तो उस स्थिति में बोलेंगे कि जो हमारा H2S है वही क्या हो जाएगा, हमारा अवकारक हो जाएगा। इसलिए पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 में। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग देकर बताइएगा कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी शरीर में, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, चाहे वो जीव जंतु का हो, चाहे वो जल में रहने वाले किसी जंतु का हो, किसी भी मतलब कोई भी अगर जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है, तो उसके शरीर में भोजन का पचने के लिए आपको ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन गैस जुड़ता है तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन गैस जुड़ने की क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है उसी में आपका ऑक्सीकरण का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसलिए 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारा भोजन जो है दोस्तों बिल्कुल भी पच नहीं सकता, यानी हमारी जो पाचन क्रिया है वो भोजन पचाने में असमर्थ हो जाएगी। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि शरीर में भोजन के पाचन के लिए जो दोस्तों अभिक्रिया होती है उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो अभिक्रिया है आपकी वो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होती है। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोग को अभी बताया कि ऑक्सीकरण होने के लिए ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि इन चारों में से ऐसा कौन कौन से पदार्थ हैं जिसमें बिल्कुल भी दोस्तों ऑक्सीजन गैस होंगे ही नहीं। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें देख सकते हैं कि
पहला में दिया हुआ है दहन, जिसका मतलब होता है दोस्तों किसी पदार्थ का जलना। और आप सभी को पता है कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को जलने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ही जरूरी है। जब दोस्तों उसको ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो वो दोस्तों जलने में असमर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो तो बिल्कुल आपका होगा नहीं, बल्कि यह गलत होगा। अब देखिए श्वसन यानी सांस लेने के लिए हमें दोस्तों ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी आपका राइट नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भोजन का पाचन, तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि भोजन के पाचन के लिए आपको ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ही जरूरी है। तो जिस किसी भी दोस्तों पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है वे सभी की सभी पदार्थ अपने अभिक्रिया के लिए ऑक्सीकरण क्रिया के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है और 6 पर इस अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, कोई जरूरी भी नहीं कि ऑक्सीजन होगा ही होगा। इसलिए तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 में। तो प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो यानी दोस्तों जब आप लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं तो जलाने के फलस्वरूप जब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम जलकर जब MgO में चेंज हो जाता है, तो उस स्थिति में जो आपका ऑक्साइड है उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों जो ऑक्साइड है उसका रंग होता है उजला। इसलिए चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 में। तो प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों आप लोग के सामने दिया जा रहा है, आप लोग देखिएगा। बेरावादार ठोस का उदाहरण है। बेरावादार कहने का मतलब कि जिसमें बिल्कुल भी रावा नहीं हो। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें बिल्कुल भी रावा होगा ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हीरा है वो एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, और साथ ही दोस्तों जो हीरा है वो कणों से मिलकर बना है, यानी इसमें दोस्तों आपके रवा होंगे होंगे। और जो आपका जो दोस्तों ग्रेफाइट है ये भी दोस्तों एक प्रकार के कणों से मिलकर बना है, यानी दोस्तों इसमें रवे प्राप्त किए जा सकते हैं, नमक के भी रवे प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो रबर है इसमें बिल्कुल भी रवे प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए आपका दोस्तों जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर डी 5 का सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं सबसे पहले कि आपका जो परिवर्तन होता है इस प्राकृतिक में वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है आपका भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में दोस्तों जो पदार्थ होते हैं वो नए पदार्थ के रूप में चेंज होकर पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ एक नए पदार्थ के रूप में चेंज होकर अपने पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आप ही लोग बताना कि जब हम लोग दूध से दही का निर्माण करेंगे तो हमारा दूध से जो दही बनेगा वो एक प्रकार का नया पदार्थ बन रहा है, लेकिन हम इस दही को पुनः से दूध बना सकते हैं, यानी इस दही को पुनः से हम लोग दूध की अवस्था में ले जा सकते हैं। जब दोस्तों हम लोग दही को दूध की अवस्था में नहीं ले जा सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये परिवर्तन है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आप लोग जिंक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के साथ यदि दोस्तों आप अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड। जब जिंक क्लोराइड बनेगा तो यहाँ से मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने के फलस्वरूप आपको हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसलिए दोस्तों आपके साथ का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पर। इसमें पूछा जा रहा है आपसे अवक्षेप क्या है। ठीक है, तो यहाँ
पर दोस्तों आपके ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपके देखे जा रहे हैं 4 ठो। आप लोग बताना कि इन चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो अवक्षेप होता है वो एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा बिल्कुल भी यह रवा और ज्वलनशील पदार्थ या फिर विलायक नहीं होगा, यह एक प्रकार का ठोस पदार्थ होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर 9 नंबर में। तो देखिए दोस्तों 9 नंबर में कहा जा रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसके अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। यानी 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही दोस्तों हम लोग अनस्वरता के नियम से जानते हैं। दोस्तों आप लोगों ने पहले चैप्टर में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जाना होगा और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने कक्षा 9 में भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उसी को हम लोग अनस्वरता के नियम से भी जानते हैं। इसलिए 10 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में। तो प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर किस संकेत का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी उसमें दोस्तों ऊष्मा अलग से अटैच होता है, उसमें ऊष्मा अलग से ऐड होता है। और दोस्तों ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो जब दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा जब अटैच करेगा ऊष्मा का जो ऐड होगा तो ऐड के लिए हम लोग क्या संकेत करते हैं प्लस, यानी ये क्या है ऐड का संकेत है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं प्लस ऊष्मा को हम लोग प्रयुक्त करते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों भूल कर भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सोचेंगे कि उसमें निकल रही है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि दोस्तों गलत होगा। आप लोग ध्यान से सोच समझ कर क्या कीजिएगा आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा। तो 11 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग 12 नंबर पर। 12 नंबर में आपसे कहा जा रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोग करके क्या बनाता है। तो दोस्तों सल्फर, तो सल्फर को ही हम लोग बोलते हैं गंधक। ट्राई का मतलब होता है 3 और ऑक्साइड यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड करने का मतलब कि SO3। और जब हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ संयोग करते हैं तो जल का दोस्तों आप सभी को पता है कि जल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है H2O। और जब दोस्तों हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा तो दोस्तों H2 का हो जाएगा H2 और यहाँ पर एस है तो हम लोग लिख लेंगे एस, O3 है और यहाँ पर O है तो यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर 1 गो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो को गो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गो। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना तो H2SO4 बना। तो दोस्तों जो H2SO4 होता है वो एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसलिए 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों का ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है दीवार की चमक बढ़ाने में भाखड़ा चूना का जलीय विलयन किस गैस का अवशोषण करता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब भी किसी दीवार पर भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से पोताई की जाती है, जिस समय की जाती है उस समय दीवार पर बिल्कुल भी लाइट नहीं रहता है, यानी दीवार पर बिल्कुल भी चमक नहीं रहता है। परंतु जैसे ही कुछ समय दोस्तों उसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय पश्चात और उसको तो देखा जाता है तो उस दीवार पर दोस्तों चमक आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि दीवार की चमक बढ़ाने में भाखड़ा चूना का जो जलीय विलयन होता है वो किस गैस का, यानी वो किसी गैस का अवशोषण करता है और उस गैस का अवशोषण करके ही उस दीवार में चमक क्या करता है वो दोस्तों बढ़ा देता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा गैस है जिसको दोस्तों अवशोषित करके दीवार की जो चमक है उसको बढ़ा देता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करके जो भाखड़ा चूना का जलीय विलयन है वो दीवार की चमक को बढ़ा देता है। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है सीमेंट निर्माण में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब आप ही लोग बताइएगा कि सीमेंट के जो निर्माण है उसमें किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सीमेंट निर्माण में उपयोग होने वाला जो यौगिक है वो है दोस्तों आपका काली चूना, और काली चूना का जो अणु सूत्र होता है वो होता है दोस्तों CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसलिए 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न में। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट के अपघटन। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। तो अपघटन में निम्न में से निर्मित होता है, यानी जब भी दोस्तों हम लोग FeSO4 का अपघटन करेंगे तो इसके अपघटन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जब भी हम लोग आयरन सल्फेट का अपघटन करते हैं तो अपघटन के फलस्वरूप दोस्तों आपको प्राप्त होता है फेरस ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, और साथ ही दोस्तों आपको प्राप्त होता है सल्फर डाइऑक्साइड और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी दोस्तों इतना प्राप्त होता है कब, जब हम लोग आयरन सल्फेट का अपघटन करेंगे तब। तो दोस्तों ऐसा कंडीशन आपके 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऑप्शन नंबर ए को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि लोहा को जिंक से, तो दोस्तों जब हम लोग लोहा को जिंक से लेपित करेंगे तो ये जो दोस्तों आपकी क्रिया है वो एक प्रकार का गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जो कि दोस्तों आप लोगों ने पहले चैप्टर में सीखा होगा, जाना होगा। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछा भी जा सके, इसलिए दोस्तों इसे आप लोग अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लीजिएगा। आपसे कोई भी दोस्तों जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी मिस ना हो पाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैल्वेनीकरण। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि श्वसन यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, और जब दोस्तों ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को ही दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है उपचयन। यानी उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो, एडिशन हो, जोड़ हो, तो उसी को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उपचयन के नाम से जानते हैं। तो 17 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या होता है। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, तो दोस्तों एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है। और ये जो अवक्षेप होता है मैंने आप लोग को अभी बताया कि अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप दोस्तों एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है, और ये जो ठोस पदार्थ होता है दोस्तों वो एक प्रकार का अविलय होता है, क्योंकि दोस्तों अगर वो विलय होता है तो हमें बिल्कुल भी विलयन में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विलयन में घुल जाता है। हमको प्राप्त होता है ठोस रूप में, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होता है, जबकि दोस्तों हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल भी विलयन में घुल नहीं है, यानी विलय नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अविलय। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें से उपचयन और अपचयन यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। अब देखिए एक साथ करने मतलब कि अगर जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण होगा तो उसका अवकरण भी जरूर होगा, अगर अवकरण होगा तो उसका ऑक्सीकरण भी जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीकरण होगा तो अवकरण नहीं होगा, अवकरण होगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, दोनों एक साथ ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा जो कि दोस्तों आपके रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि एक साथ होने वाले उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों आपके रेडॉक्स अभिक्रिया को व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड
और यहाँ पर है दोस्तों HCl। तो HCl में आप क्या देखते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में दोस्तों देखते हैं कि कैल्शियम से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन को हटने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन, यानी कि दोस्तों अवकरण बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो दोस्तों यह बन जाएगा आपका Ca। और जब ये बन जाएगा Ca तो यहाँ पर HCl का जो Cl है वो आकर यहाँ से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पर CaCl2। जब दोस्तों यहाँ पर CaCl2 बन जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा केवल क्या, तो हाइड्रोजन गैस H2। और जो यहाँ से ऑक्सीजन निकला है वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन गैस के साथ आकर जुड़ जाएगा। तो आपने इसमें क्या देखा कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, जबकि कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो दोस्तों जो वियोग है वो कहलाता है आपका अपचयन, और जो संयोग है वो कहलाता है आपका उपचयन। तो जिस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ दोनों अभिक्रियाएं संपादित होती है, वही अभिक्रिया आपके रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसलिए आपके 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो CaCO3, तो इसमें केवल वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर संयोजित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर वियोजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया का संपादन हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो दोस्तों जब भी सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो जो विलयन का रंग है वो दोस्तों भूरा हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग याद रखना कि इसका जो रंग होगा वो हमेशा कैसा होगा, तो दोस्तों भूरा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में आप लोग चलिएगा। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है। यानी जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दें तो उस विलयन का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने के फलस्वरूप। यानी जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें किसमें, तो पोटेशियम आयोडाइड में, तो विलयन का रंग कैसा चेंज हो जाएगा, तो दोस्तों वो चेंज होकर बनता है बैंगनी। कैसा, तो बैंगनी, याद रखिएगा। तो 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 22 नंबर प्रश्न में, 22 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा जा रहा है शाक सब्जियों को विघटित मतलब दोस्तों मतलब इसका मतलब होता है अवघटन, टूटकर होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब भी साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट का निर्माण करती है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसलिए दोस्तों यह जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 23 नंबर में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है लाल तप्त आयरन मतलब होता है लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो दोस्तों लाल तप्त आयरन, तो देखिए लाल तप्त आयरन मतलब मान चलते हमने यहाँ पर ले लिया दोस्तों लाल तप्त यानी हमने लोहा ले लिया है Fe, और इस पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर यानी कि H2O प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो दोस्तों वो बनता है आपका फेरिक ऑक्साइड यानी Fe3O4, और साथ में आपका निकलेगा हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। तो Fe3O4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 को बोलते हैं हम लोग फेरस ऑक्साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 24 नंबर में, 24 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो किसका अवक्षेप प्राप्त होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि किसका अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग यौगिक ले लेते हैं BaCl2 का, ठीक है, और प्लस में आपका कौन सा है फिर सोडियम सल्फेट, तो हो जाएगा Na2SO4। जब दोस्तों हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा Ba, हाई प्लस है हाई माइनस है, तो ये प्लस है तो प्लस के साथ कौन जुड़ेगा माइनस, तो BaSO4 बनेगा, क्योंकि बेरियम और सल्फेट दोनों की वैलेंसी समान होती है BaSO4, और यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा NaCl यानी कि नमक।
तो इसमें बोला किसका अवक्षेप है, तो दोस्तों नमक तो अवक्षेप है ना NaCl, तो अवक्षेप कौन होगा, यानी अवक्षेप करने का मतलब जो घुल ना पाया, यानी जो बिल्कुल भी अविलय हो उस विलयन में, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। तो वो दोस्तों होगा अवक्षेप के रूप में आपका BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। तो आपके 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं आपको ऑप्शन नंबर दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 25 नंबर में। तो 25 नंबर आपसे कहा जा रहा है जब फेरस सल्फाइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तब कौन सा गैस निकलता है। तो देखिए मैंने आप लोग को सुविधा के लिए फेरस सल्फाइड को लिख दिया है। तो फेरस सल्फाइड मतलब यानी कि FeS, और इसकी अभिक्रिया हमको कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है H2SO4, और इसी के साथ क्या करना है दोस्तों, हमको अभिक्रिया कराना है। तो देखिए जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बनेगा हमारा FeSO4। क्यों, क्योंकि ये हमारा प्लस आयन है और ये हमारा माइनस आयन है। तो प्लस आयन के साथ माइनस आयन जुड़ गया, तब क्या बना, आयरन सल्फेट। और प्लस क्या निकलेगा दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, लेकिन साथ में कौन है, तो ये सल्फाइड यानी गंधक। तो ये जो सल्फर गैस है वो हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी कहने का मतलब कि जब फेरस सल्फाइड का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर कराया जाएगा तो निकलने वाला जो गैस होगा वो दोस्तों होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। तो दोस्तों देखिए तो इसमें H2S है आपका, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर के बाद 26 नंबर पर। इसमें दोस्तों देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने पर कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब आप लोग कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी जो अभी बना था कौन, तो H2S, अगर इस गैस का प्रवाह कराइएगा तो कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है ना वो दोस्तों आपको काला अवक्षेप देगा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात। इसलिए 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि काला अवक्षेप, याद रखिएगा 26 नंबर का। चलते हैं 27 नंबर पर। देखिए 27 नंबर पर दोस्तों आपसे कहा जा रहा है लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि लेड नाइट्रेट के विलयन में जब भी आप पोटेशियम आयोडाइड का विलयन अगर मिलाइएगा तो उसमें दोस्तों आप लोग का सदैव पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, इसलिए इसे दोस्तों आप लोग याद करके रखिएगा। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कहा जा रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा समझ कर रखिएगा कि जब भी आप मैग्नीशियम फीता को जलाइएगा ना तो उसमें दोस्तों जो आग के जलने के फलस्वरूप लौ उत्पन्न होगी उसका जो रंग होगा दोस्तों वो चमकीला और उजला होता है। इसलिए 28 में आपके दिए हुए जो आपके ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर बी वही दोस्तों 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए 28 नंबर का राइट ऑप्शन हम लोग बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैसा, तो चमकीला उजला, जब हम लोग मैग्नीशियम फीता को क्या करेंगे, जलाएंगे तब। 29 नंबर दोस्तों आप लोग देखिएगा NaOH इनमें से किसे कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों इसका व्यापारिक नाम है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। तो NaOH का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 30 में एल्युमिनियम का अयस्क है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है। तो दोस्तों एल्युमिनियम जो है वो आपके बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होती है। तो 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 31 नंबर पर देख सकते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है, Zn+CuSO4 अभिक्रिया ZnSO4+Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एक है कौन आपका, तो जिंक, ठीक है Zn, और उसके बाद है दोस्तों आपका CuSO4। हमें क्या करना है, अभिक्रिया कराना है। तो दोस्तों ये अभिक्रिया कैसे होगा बताइए। यहाँ पर जिंक क्या है, तो आपका धनायन, यहाँ पर जो सल्फेट है SO4 का है ऋणायन, तो धनायन के साथ ऋणायन आएगा तो आपका बनेगा
ZnSO4 और उसके बाद दोस्तों जो कॉपर है वो ऐसे ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बन गया और जो कॉपर है वो दोस्तों आपका ऐसे ही रह गया। तो इससे आपने ये सीखा कि इस यौगिक में केवल एक परमाणु का विस्थापन हो रहा है। यह दोस्तों एक प्रकार का एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसे हम लोग एकल तो नहीं बोलेंगे कि ऑप्शन में नहीं है, हम लोग इसको दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। और इससे दोस्तों हमको ये भी सीख मिलती है कि जिंक और कॉपर धातु में जो जिंक है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। यदि अभिक्रियाशील नहीं होता तो इसको बिल्कुल भी विस्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, यानी जो सल्फेट है वो क्या किया कि जो अधिक अभिक्रियाशील है उसके पास जाकर जुड़ गया। ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा धनी है, किससे? कॉपर से। ठीक है, और कॉपर की जो गर्लफ्रेंड है SO4 वो अधिक जो मतलब ज़्यादा धनी बनी था, उसके पास क्या हो गई? वो अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा था और इसके पास अट्रैक्ट होकर ये क्या हो गया? ZnSO4 अपना कपल बना लिया और वही बच गया बांड कॉपर। क्यों? क्योंकि इसके पास जिंक से कम पैसा है। ऐसा ही होता है रियल लाइफ में भी, ऐसा ही होता है इसमें भी, बस समझने की देर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में, इसमें दोस्तों कहा जा रहा है सीने बार कहा जाता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर ऑप्शन देखे जा रहे हैं, आप लोग बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि सीने बार हम लोग मर्क्यूरस सल्फाइड को बोलते हैं और जो मर्क्यूरस सल्फाइड होता है उसका अणु सूत्र होता है दोस्तों Hg, जिसको मरकरी बोलते हैं, और सल्फाइड जिसको गंधक बोलते हैं वो होता है दोस्तों S। यानी HgS को ही हम लोग सीने बार के नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए 32 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न में चलते हैं। इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। यानी आपको बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग है वो कैसा होता है। तो दोस्तों उसका जो रंग होता है ना वो होता है भूरा। तो इसीलिए 33 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 34 पर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मतलब आपको पता है कि किसी भी अगर आप पदार्थ को जलाइएगा तो उसमें लौ उत्पन्न हो गया, जो लौ उत्पन्न होती है वही दोस्तों उसकी ज्वाला के रूप में जानी जाती है। लेकिन आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के ही जलता है। जलेगा लेकिन बिना ज्वाला के। ठीक है, उसके पास बिल्कुल भी ज्वाला अपना नहीं है, मतलब उसके पास ज्वाला बिल्कुल दोस्तों उत्पन्न होगा ही नहीं। तो दोस्तों 34 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कोयला इस प्रकृति का एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला लिए ही जलता है। इसलिए आप लोग हमेशा इसे याद रखिएगा कि जो कोयला है वो बिना ज्वाला के जलता है। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न पर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर किस यौगिक का लेप चढ़ा रहता है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर जिसका लेप चढ़ा होता है वो किस यौगिक का लेप होता है। यानी उस यौगिक का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उस यौगिक का नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि AgBr। Ag का मतलब होता है सिल्वर जिसको चांदी बोलते हैं, Br का मतलब होता है ब्रोमीन जिसको ब्रोमाइड बोलते हैं। तो 35 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये भी दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये मत सोचिएगा सर हम लोगों ने पहला चैप्टर में सब पढ़ा ही नहीं था। दोस्तों ये सब आपका पहले चैप्टर का ही है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो दोस्तों आपको उसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने दोस्तों इसको कहीं से उखाड़ कर नहीं लाया। ये दोस्तों आपके सिलेबस और आपके पहले चैप्टर से ही ये सारे क्वेश्चन आपके रिलेटेड हैं, जो कि आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों मैं आप लोग को बोल ही रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो में पहले चैप्टर से संबंधित जितने सारे दोस्तों आपके क्वेश्चन है, अगर दोस्तों इसको याद कर लेते हैं तो कैसा भी आपका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे परीक्षा में तो दोस्तों आप लोग उसका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छे तरीके से करके उसमें जो राइट ऑप्शन होगा उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन चारों में से ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट होगा। Na2CO3 × 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट में 10 गुना जल की मात्रा होती है और यही दोस्तों आपके 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37 में देखिए इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है Na2SO4 + BaCl2
टेंस टू अभिक्रिया रिएक्शन टू BaSO4 प्लस 2 NaCl। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो दोस्तों देखिए आप लोग मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Na2SO4 और उसके बाद है दोस्तों आपका BaCl2। हमें क्या करना है दोस्तों, अभिक्रिया करना है। तो देखिए क्या होगा, ये दोस्तों जो आपका सोडियम है वो क्या करेगा कि आपको बेरियम जो देख रहे हैं ना BaCl2 में जो बेरियम है उसको विस्थापित करके क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन है वो बेरियम को विस्थापित करके सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NaCl यानी कि नमक। ठीक है, आप प्लस में दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में ये जो Ba है उसको हम लोग उतार लेंगे और जो बेरियम है वो क्या करेगा कि दोस्तों इसके साथ सल्फेट आकर संयुक्त हो जाएगा, यानी कि इस अभिक्रिया में दो अभिकारक अपने स्थानों का अदला बदला करके दो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिसमें एक है आपका दोस्तों नमक और एक दोस्तों आपका बेरियम सल्फेट। तो ये दोस्तों एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया तो है ही, लेकिन इसमें दो अभिकारक होने के साथ इसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए आपके 37 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 38 पर। प्रश्न नंबर 38 में देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग से, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो विकृत गंधी हो जाता है। विकृत गंधी मतलब उसमें से एक विशेष प्रकार का खराब विषैले गंध निकलने लगते हैं, मतलब वो पदार्थ खराब हो जाता है। इसका कारण है उसका उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना, अपघटित हो जाना। आप लोग सोच कर बताइए कि इन चारों में से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देखिए विकृत गंधिता जब कोई पदार्थ कोई भी और खाद्य पदार्थ हो वो विकृत गंधिता तभी होता है जब उसको लंबे समय तक खुली नमी युक्त हवा में छोड़ दिया जाता है। उस स्थिति में क्या करता है कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, मतलब अपने ऊपर ऑक्सीजन गैस का परत जमा लेता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है जब उसको हम लोग लंबे समय तक रख देते हैं तो वो विकृत गंधी होने का मतलब कि वो उपचयित हो जाता है। इसलिए 38 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझते रहना। बात करते हैं 39 नंबर में। देखिए 39 नंबर से क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर क्या बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीकृत, देखिए ऑक्सीकृत को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन प्रदान करता है, क्या करता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ले लिया और ये जो पदार्थ है वो क्या करेगा, ऑक्सीकृत होगा। तो ऑक्सीकृत कैसे होगा, तो ऑक्सीजन ग्रहण करके, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए वो क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो जब ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के फलस्वरूप क्या बनाएगा, तो ये दोस्तों 2H2O यानी कि यह जल बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपका यहाँ पर 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। किसको, तो जल को। यहाँ पर देखिए 40 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है, 40 नंबर में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ आपका अकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अकारक, क्योंकि ऑक्सीकरण करने का मतलब कि वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। भाई जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा मतलब किसी से वो ऑक्सीजन लेगा तो देगा कहाँ से, दे सकता है, कभी नहीं दे सकता। इसका मतलब कि वो ऑक्सीजन प्रदान करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका 40 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसको दोस्तों आप लोग हमेशा समझ कर रखना। कितना सारा लड़का क्या करता है कि ऑक्सीकारक मार देगा, तो सोच समझ के अच्छे से, ठीक है, पढ़ते सब है लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा। तो 41 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, इसका जस्ट अपोजिट है। देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह कहलाता है। अवकरण मतलब, अब देखिए अवकरण करने का मतलब कि ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ऑक्सीकारक दोस्तों आपके 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है, क्या करता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, मतलब ऑक्सीजन देने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 41 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न में। अगर मेरे इस वीडियो में कुल जितने सारे क्वेश्चन है उसके आंसर में किसी को और किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग का जो आपके केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है
अम्ल क्षार लवण, उससे भी संबंधित जो आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन होंगे उसको दोस्तों मैं बनाकर आप लोग को जल्दी लेकर आऊँगा। इसलिए दोस्तों तब तक आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे इस वीडियो में बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन है उन सब का दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से सरलीकरण कर उनको दोस्तों आप लोग रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है भाई। अब आपको बताना है कि निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए जो चावल है ना उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो आलू है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो ब्रेड है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब तीनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो इसका मतलब कि इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो 42 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। प्रश्न नंबर 43 में दोस्तों आपसे कहा जा रहा है निम्न में से पॉलीसेकेराइड है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा कि निम्न में से जो पॉलीसेकेराइड है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में अगर ये पूछा जा सके तो दोस्तों आप लोग बताने में असमर्थ हो जाएगी। अगर आप लोगों ने इसको जाना होगा तो अच्छी बात है, अगर जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो इसे दोस्तों आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। दोस्तों अब मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन है पहले पार्ट से संबंधित और इन सबका रिमेंबर अच्छे से कर लेते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है पहले चैप्टर से संबंधित। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको रिमेंबर करके रखिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि निम्न में से जो पॉलीसेकेराइड है वो है दोस्तों आपका स्टार्च। इसलिए 43 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं 44 नंबर प्रश्न पर। 44 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कहा जा रहा है वसा युक्त भोजन में निम्न में से किस पदार्थ को मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है, यानी उस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ने से बाधित हो जाता है, मतलब बिल्कुल भी ऑक्सीजन संयुक्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों ऑक्सीजन को संयुक्त होने से रोकने वाली जो क्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जो ऑक्सीजन से नफरत करता हो। बात को समझ रहे ना। तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब कि जो बिल्कुल भी ऑक्सीजन से नफरत करता हो, ऑक्सीजन को बिल्कुल अपने पास ना आने दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो 44 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। अब ज्यादा हाईलाइटेड है ये एंटासाइड है तो ये ना कि एंटासाइड को आप लोग टेल दीजिएगा। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन होगा तो एंटीऑक्सीडेंट। तो 44 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए 45 नंबर आपसे कहा जा रहा है निम्न में से दहनशील पदार्थ कौन है। दहनशील कहने का मतलब कि जो पदार्थ जलता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दहनशील पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो अब आप लोग दोस्तों बताइए ईंट को अगर जलाइएगा तो ईंट जलेगा नहीं, पत्थर को जलाइएगा तो दोस्तों पत्थर आपका जलेगा तो दोस्तों नहीं, अगर आप लोग बालू को जलाइएगा तो आपका बालू जलेगा तो दोस्तों नहीं। तो जो केरोसिन है अगर आप केरोसिन को जलाइएगा तो केरोसिन जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन चारों में से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी केरोसिन। ये सब आपका अदहनशील यानी अज्वलनशील पदार्थ है। आपका दहनशील पदार्थ केरोसिन है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 46 नंबर प्रश्न में। 46 नंबर आपसे कहा जा रहा है मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या बताया कि मोमबत्ती का रासायनिक नाम। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों वो अलग है, ये एक अम्ल का नाम होता है। सल्फ्यूरस अम्ल भी अलग होता है। इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों ऐसा तो है ही नहीं। जो दोस्तों मोमबत्ती का रासायनिक नाम है वो है पेंटाकोसन। याद रखिएगा इसका अणु सूत्र होता है C25 और H25, ठीक है, यह याद रखिएगा आप लोग। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं पेंटाकोसन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि मोमबत्ती का रासायनिक नाम होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 47 में। प्रश्न नंबर 47 में आपसे कहा जा रहा है निम्न में से दहन का अपोषक पदार्थ है। अपोषक होने का मतलब कि जो बिल्कुल भी जलने में सहायक ना हो उसी को बोलते हैं अपोषक, यानी बिल्कुल भी जलने में सहायता ना करता हो, मतलब बिल्कुल भी दहन के लिए प्रयुक्त ना हो, उसी को हम लोग अपोषक नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए जो आपका हवा है वो जलने में सहायक होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस होता है। जो आपका नाइट्रोजन है वो भी जलने में सहायक होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। आज जो क्लोरीन है वो भी आपको जलने में सहायक होता है। लेकिन दोस्तों जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है कि जलने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में किसी पदार्थ को अगर आप जलाएं तो वो पदार्थ बिल्कुल जल ही नहीं सकता। इसीलिए दहन का जो अपोषक पदार्थ है वो हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो 47 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है
तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 48 नंबर प्रश्न में 48 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है बत्ती वाले स्टोव में ज्वाला का रंग निम्न में से होता है। तो दोस्तों आज से आप लोग 5-10 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में भी स्टोव होगा चलाने वाला, आपके मम्मी जी आपके दादी जी आप लोग के स्टोव से खाना बनाती होंगी, ठीक है। जब गैस उस नहीं आया था उस समय की मैं दोस्तों बात बता रहा हूँ। और आज भी बहुत सारे गरीब परिवार के लोग में स्टोव का यूज होता होगा, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में इसका दोस्तों जो प्रभाव है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो दोस्तों जो बत्ती वाला स्टोव होता है ना, उसमें ज्वाला का रंग कैसा होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप बत्ती वाले स्टोव में अगर आप ज्वाला उत्पन्न करते हैं तो उसका रंग होता है नीला, ठीक है, यानी वो नीला जलता है। आपका जो गैस है, जो एलपीजी गैस आप जलाते हैं उसमें ही कैसे जलता है, नीला ही जलता है। तो यहाँ पर 48 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला। याद रखिएगा, पूछ देगा परीक्षा में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 49 नंबर प्रश्न में, तो 49 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए दोस्तों 49 नंबर प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है एलपीजी गैस, यानी जो आपके घर में जो गैस आता है ना खाना बनाने के लिए, एलपीजी गैस सिलेंडर, उसी की बात हो रही है, जिसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों इसको हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है एलपीजी गैस के सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता करने हेतु निम्न में से किसे अल्प मात्रा में मिला दिया जाता है। यानी जब भी आपके घर में एलपीजी गैस में अगर उसके सिलेंडर में गैस का अगर रिसाव हो तो किसको मिलाया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि भाई सच में गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे कि सिलेंडर को घर से दूर ले जाया जा सके, सिलेंडर घर में ना फटे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि उसमें मिलाया जाता है अल्प मात्रा में एथिल मरकैप्टन। किसको मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन। तो आप लोग 49 का जो राइट ऑप्शन होगा डी, उसी को दोस्तों आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब दोस्तों क्या होते हैं आपके एलपीजी गैस में होते हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन और आपके एथेन। क्योंकि इसमें इन तीनों में से आपका जो महत्वपूर्ण जो आपका अवयव है एलपीजी गैस के लिए वो है आपका ब्यूटेन। अगर पूछ भी देगा कि आपके एलपीजी गैस के सिलेंडर में जो आपका महत्वपूर्ण अवयव है वो कौन है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन याद रखिएगा, ब्यूटेन क्या है, महत्वपूर्ण अवयव है। अब आपके इस वीडियो का सबसे जो लास्ट आपका क्वेश्चन है 50 नंबर, उसमें दोस्तों आप लोग देखिएगा आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है ज्वाला के किस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। आप लोग दिया के ज्वाला में या मोमबत्ती की ज्वाला में आप लोग दोस्तों दिया सलाई की तिल्ली को लेकर जाते होंगे, कभी कभी देखते होंगे कि कुछ समय छोड़ने के बाद भी जो दिया सलाई की तिल्ली होती है वो बिल्कुल जल ही नहीं पाती, हल्का फुल्का ऊपर नीचे उठाते तो जलती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वाला के किस क्षेत्र में दिया सलाई की तिल्ली ले जाने पर तिल्ली नहीं जलती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्वाला का जो केंद्रीय मंडल होता है, अगर उसमें अगर आप लोग दिया सलाई की तिल्ली को हुरिएगा तो वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, तो दोस्तों कौन है, तो आपका वो केंद्रीय मंडल है, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी जलने के लिए सहायक नहीं होती है। तो 50 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सेट 1 में कक्षा 10 के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे संबंधित कुल जितने सारे दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारे के सारे दोस्तों आपके क्लियर हो चुके हैं, जो कि दोस्तों आपके 2023 के फरवरी माह में होने वाले एग्जाम में काफ़ी दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो में बताए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों के लिए मैंने पीडीएफ बनाकर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। आप चाहें तो दोस्तों वहां से इस पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करके आप इसे दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर इस वीडियो में दिए हुए कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।